Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start chapter number 2 from theme B of your new NCERT for Social Science Class 8 Exploring Society India and Beyond. इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट हिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा, वो देखने वाले हैं कि रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है किस तरीके से बदला समय के साथ, उसके बारे में जानेंगे। इसका ये पार्ट 1 है। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑफ चैप्टर 1, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं, जिसमें थीम ए में एक ही चैप्टर था। वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट ये हम देख रहे हैं, जिसमें अ नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर पीरियड, जो हिस्ट्री का डार्कर पीरियड था, एक ऐसा समय जिसके बारे में जिसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई इंडिया में, या एक ऐसा समय जो डेवलपमेंट के पर्पस से ज्यादा अच्छा नहीं था, उसके बारे में जानेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 या सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 2 है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ये इमेज दिया हुआ है, जहां देख सकते हैं एक एरियल व्यू। एरियल मतलब होता है ऊपर से, ऊपर की तरफ से व्यू लिया गया है कैमरे के थ्रू कुतुब मीनार का, जो दिल्ली में प्रेजेंट है। ओके, बिग क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि कौन कौन सी चीजों की जानकारी हमें होने वाली है। सो हाउ डिड फॉरेन इन्वेशन, इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण, फॉरेन मतलब जो विदेशी आक्रमण थे, हाउ डिड फॉरेन इन्वेशन इन द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेशन थे, जो विदेशी आक्रमण थे, या जो नई डायनेस्टीज डेवलप हो रही थी, राइज हो रही थी, उसका पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो थी इंडिया के, उसको रीशेप करने में किस तरीके से रोल था, वो सारी चीजें जानेंगे। हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रेस्पॉन्ड टू इन्वेशन, इंडिया की जो सोसाइटी थी उसने कैसे इन इन्वेशन को, जो आक्रमण हुआ करते थे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब जो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए इंडिया में स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई भी एक व्यक्ति टिक कर शासन नहीं कर रहा था। समय समय पर ये जो चीजें हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो गवर्नेंस है, वो चेंज हो रहा था। पॉलिटिकल जो एंटिटी थी वो चेंज होती जा रही थी। जो पावर में आता था उसका शासन हो जाता था, फिर कोई और पावरफुल आता था वो उसको हराता था, फिर नया शासन आ जाता था। तो इस तरीके से इकोनॉमी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, उसने कैसे इन चीजों को अडेप्ट किया, सो वो सारी चीजें जानेंगे। देन व्हाट इंपैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन लाइव्स ऑफ पीपल, अब जब इतनी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो लोग थे उस समय के, उनकी लाइफ्स पे क्या इंपैक्ट हुआ इस समय का, उसके बारे में जानेंगे। सो टाइम पीरियड आपको 2 पेजेस पे आपकी टेक्स्ट बुक में हाफ हाफ दिया हुआ है इस समय के बारे में। सो देखो 1200 यहाँ पे दिया है एडी। सो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ईयर्स का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 1320 में यहाँ पे री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ किंगडम की दोबारा से स्थापना हुई। फिर यहाँ आप देखो कि इस वाला इस जस्ट आफ्टर 330 यहाँ पर दिया है 1336 में विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ साउथ में, ठीक है। फिर यहाँ 1307 में दिया है बहमनी सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। देख रहे कितनी सारी सल्तनत, किंगडम, एम्पायर, ये सब एस्टैब्लिश हो रही है या शुरुआत हो रही है। तो यही चीजें अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि यही आंसर्स हम करने वाले हैं। 1400 के अराउंड यानी 1398 में तैमूर अटैक्स दिल्ली, तैमूर का जो अटैक था वो दिल्ली पर हुआ। फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट ईयर दिया है कि 1498 में पोर्चुगीज जो थे सबसे पहले इंडिया आए। वास्को डी गामा के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे पोर्चुगीज लोगों ने इंडिया की खोज की और इंडिया के बारे में उन्हें पता चला। फिर यहाँ दिया है 1520 के अराउंड 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें बाबर की विक्ट्री हुई और बाबर ने मुगल एम्पायर स्टार्ट किया इंडिया में, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है 1556 में सेकेंड बैटल हुआ पानीपत का। पहला बैटल 1526 में हुआ, फिर दूसरा बैटल 1556 में हुआ, ठीक से। इसमें क्या हुआ, अकबर डिसाइसिव विक्ट्री, इसमें अकबर जीत गया। फिर एक बैटल दिया है 1565 में, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी। ये जो विजयनगर एम्पायर यहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मतलब उसका किस तरीके से विध्वंस हुआ, किस तरीके से वो एंड हुआ, वो दिया होगा यहाँ पर। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो 1576 में हुआ। एंड महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट,
उन्हें वापस जाना पड़ा युद्ध के मैदान से। फिर 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट, द अहोम्स डिफीट द मुगल। बैटल ऑफ सराय घाट एक बैटल हुआ जिसमें अहोम्स ने मुगल्स को डिफीट किया। फिर यहाँ 1699 में just 1 year before 1700 सो फॉर्मेशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह, खालसा की स्थापना हुई। फिर यहाँ दिया हुआ है 1754 में बिगनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली। सो यहाँ पे कैसे मराठा का कंट्रोल होने लगा दिल्ली के ऊपर, उसकी यहाँ से शुरुआत हुई। फिर 1799 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये इतनी सारी जो डेट्स हैं, बहुत सारे बच्चे यही अभी आप सुनते होंगे अपने बड़ों से, क्योंकि अभी तो जस्ट आपने हिस्ट्री पढ़ना ही स्टार्ट किया है ना, लास्ट क्लास में इतनी डेट्स वगैरह नहीं थी। यहाँ पर आपको बहुत सारी डेट्स देखने को मिल रही है, तो क्या ये सारा बैठ के आपको रटना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, आप इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। हाँ, एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ, फिर यहीं कहीं आसपास मेवाड़ किंगडम, फिर विजयनगर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर तैमूर आया। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल दूं मुगल आया था क्या, 1300 के पास मुगल आए थे क्या इंडिया में? नहीं, पहले तैमूर है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मुगल तो यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो ये डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। एग्जैक्ट डेट के बारे में इतनी जल्दी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब इतना नहीं होना चाहिए कि 1526 में फर्स्ट बैटल हुआ है तो मैं बोलूं 1527 में बैटल हुआ था सेकंड पानीपत का। नहीं, जब इतना आपको नॉलेज होना चाहिए 26 में हुआ है, फिर 36, 46 और 56 यानी 30 साल बाद 30 इयर्स का गैप है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, दोनों में मुगल एम्पायर की जीत हुई है। जैसे यहाँ पर मुगल एम्पायर बाबर ने स्टार्ट किया, फिर सेकेंड बैटल जो पानीपत का हुआ उसमें अकबर को विक्ट्री मिली। ठीक है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कैसे यहाँ पर खालसा की शुरुआत हुई, महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो ये सब आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट याद हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो द पीरियड इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट, जो ये वाला चैप्टर सेकेंड और थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इज ऑफन कॉल्ड द लेटर पार्ट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की जो हिस्ट्री है, अगर मैं इसे लिखूं IH, इंडियन जो हिस्ट्री है, इसको हम 3 पार्ट्स में लगभग डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा, लगभग जो वैदिक काल, ये सब हमने वैदिक पीरियड वगैरह जो पढ़े, वो हो गया हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री यानी बीच वाला समय। ओके, एंड देन हम बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो सकता है हिस्ट्री को पढ़ने का। सो ये जो अभी हमने समय देखा है ना, 1300 से जो स्टार्ट हुआ है या 1200 से जो स्टार्ट हुआ है और 1800 के आसपास का हमने समय देखा, इस समय को मिडिवल पीरियड में रखा जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है, इस समय में रखा जाता है। मिडिवल पीरियड भी जहां से शुरू हुआ, ये वाला जो पीरियड है जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ, ये एक लाइन है मान लो, तो इसके शुरुआत से ये वाला समय हम नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ लास्ट के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो ये जो मिडिवल पीरियड है बिटवीन 2 एजेस, मतलब एक ये एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में है, इट वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू यूरोपियन हिस्ट्री रफली फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर दैट इज 5th सेंचुरी CE टू रेनेसां, यूरोपियन कल्चरल रिवाइवल जो हुआ था 14th-16th सेंचुरी में, नर्चर्ड बाय द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। सो ये जो एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हमने सबसे पहले यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में ये देखा जाता है ओरिजिनली, जिसमें जो मिडिवल पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री में वो कब से शुरू हुआ, जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, मतलब जो रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन जब हुआ, जो कि 5th सेंचुरी CE के अराउंड था, वहां से शुरू होता है और कहां पर 14 से 16th सेंचुरी तक जाता है, जहां पर दोबारा से वहां रेनेसा हुआ। रेनेसा मतलब क्या हुआ है, यूरोप में जो कल्चर था जो रोमन एम्पायर के साथ डिक्लाइन हो गया, वो फिर से रिवाइव होने लग गया, मतलब लोग फिर से उस कल्चर को दोबारा से रीडिस्कवर करने लगे, ग्रीक और रोमन के जो आर्ट थे और लिटरेचर थे उनको। सो अगर मैं बोलूं यूरोपियन हिस्ट्री का मिडिवल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, 5th सेंचुरी CE से ये 14 to 16th सेंचुरी CE तक गया। अब 5th सेंचुरी CE में क्या हुआ, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ओके, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेनेसा, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनेसा यानी रिवाइवल हुआ। किसका रिवाइवल हुआ, आर्ट और लिटरेचर का। किसके आर्ट और लिटरेचर का, ग्रीक और रोमन जो लोग थे उनका। ठीक है, इस समय को हम रेनेसा बोलते हैं। प्लीज इसका स्पेलिंग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इट वाज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। अभी जो मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताए, एंशिएंट, मिडिवल
एंड मॉडर्न, ये मैंने आपको तीन क्लासिफिकेशन बताए। तो ये जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, इसको पढ़ने से पहले मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं, कुछ ऐसा था यहाँ पर इस बीच में जिसमें डेवलपमेंट चाहिए था। अब जब वो डेवलपमेंट्स होने लगे तो मॉडर्न समय आ गया, और ये जो बीच का डार्क पीरियड है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो अ डार्क एज बिफोर द मॉडर्न साइंस, बट ऑफ कोर्स यूरोप्स एंड इंडियन हिस्ट्रीज आर वेरी डिफरेंट, सो अप्लाइंग द सेम medieval to both is not ideal, and historians do not always agree on which period it covers in India. We will sometimes have to use the term medieval, but for us it simply means the period from 11th to 17th century. अब इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं एक लाइन में या थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, सो मिडीवल जो है ये यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता आया है ये मिडीवल टर्म, ठीक है। कब से कब तक, जब रोमन एम्पायर का जब फॉल हुआ वहां से लेकर, जो कि 5th सेंचुरी सी है, 14th-16th सेंचुरी, जहां पर यूरोपियन कल्चर जो रिवाइव हुआ, जिसे हम रेनेसां बोलते हैं, जिसमें ग्रीक और रोमन जो आर्ट था उसका रिवाइवल हुआ या रीडिस्कवरी की गई। लेकिन ये कुछ हिस्टोरियंस ने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया इंडिया की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये दोनों के केस में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री यूरोप की और इंडिया की हिस्ट्री जो है बहुत डिफरेंट है, तो ये जो मिडीवल कॉन्सेप्ट है इसको इंडिया के केस में यूज करना आइडियल नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अग्री नहीं करते हैं इंडिया के इस टाइम पीरियड को, यानी कि मिडीवल टाइम पीरियड इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने को। वी विल समटाइम्स हैव यूज टर्म मिडीवल, लेकिन इंडिया के केस में मिडीवल टर्म जो है वो 11th CE से 7th सेंचुरी यानी 7 CE तक के लिए हम यूज करते हैं, 11th सेंचुरी CE से 17th सेंचुरी CE के लिए। लेकिन ये एग्जैक्ट वो क्लासिफिकेशन नहीं है जो यूरोपियन हिस्ट्री का था, ठीक है। नाउ इन टिपेस्ट्री ऑफ पास्ट चैप्टर्स वी हैव ट्राइड टू कीप एज फ्यू डेट्स एज पॉसिबल। ये जो बुक है या जो हिस्ट्री अभी हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर्स में डेट्स बहुत कम यूज हुई हैं, ठीक है। ओनली दोज दैट मार्क इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, जैसे अभी हमने टाइम स्केल देखा, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड्स है सिर्फ उनके ही डेट्स लिखे गए हैं। यू विल फाइंड इट हेल्पफुल टू keep revisiting the timelines in those chapters, revisit the maps too, as they will help you visualize the geography that was transferred by armies, common peoples, traders, scholars और spiritual figures. So ये जो timeline हमने पढ़ी थी अभी, ये जो मैप में दिखा देती हूँ आपको, ये जो हमने timeline अभी पढ़ी थी यही दिया हुआ है, ये इस चैप्टर में हमें ये हेल्प करेगा रिविजिट करने के लिए, ठीक है। और ये किस तरीके से आर्मीज जो है वहां और किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुआ है वो सारी चीजें भी पढ़ने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अब स्पेलिंग्स की बात करते हैं। सो स्पेलिंग्स बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी in transcribing the Persian script in Roman script, you will find some alternative spellings in Parthenese here and there. अब किसी भी भाषा में कोई चीज लिखी गई है, जैसे इंग्लिश में लिख दिया कोई चीज, ठीक है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखते वक्त हमें कुछ चीजों में चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो, है ना। तो ऐसे ही जो डिफिकल्टीज आ रही थी ट्रांसक्राइब करने में, पर्शियन जो स्क्रिप्ट है उसको रोमन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने में, इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स यूज की गई है। जैसे खलजी, कहीं पर आपको ये स्पेलिंग मिलेगी, कहीं पर खिलजी देखने को मिलेगी, तो ये दोनों सेम लोगों के लिए यूज किया गया है। सिमिलरली वी यूज हियर द नाउ स्टैंडर्ड स्पेलिंग ऑफ मुगल, कहीं पर आपको मुगल देखने को मिलेगा, लेकिन अल्टरनेटिव आपको मुगल और मोगुल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्पेलिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्क्रिप्ट के बेसिस पे जो डिफिकल्टीज आती थी उसको सॉल्व करने के लिए इधर उधर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। ओके, ना यहाँ पे टर्किक, ये क्या होता है, इसका मतलब रेफर टू द पीपल, लैंग्वेज एंड कल्चर हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद अ वास्ट रीजन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू टर्की एंड साइबेरिया। तो ये एक रीजन है, अभी आगे मैप में मैं आपको दिखाऊंगी, जो टर्की का एरिया है, साइबेरिया वाला जो पार्ट है, उस एरिया के लोगों का, पीपल, वहां की भाषा का, वहां का कल्चर, वहां की हिस्ट्री, ये सब जो एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं टर्किक। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अ न्यू एरा इन इंडियाज जर्नी बिगेन इन अर्ली 11th सेंचुरी, क्योंकि मैंने आपको बताया मिडिवल पीरियड हम 11 से लेकर, अभी लास्ट पेज पर ही हमने देखा कि इंडिया के केस में मिडिवल पीरियड 11 से लेकर 17th सेंचुरी तक यूज होता है ना। तो यहाँ पर 11th सेंचुरी से शुरू किया गया है। सो अ न्यू एरा इन इंडियाज जर्नी बिगेन इन अर्ली 11th सेंचुरी। इन्वेजन, जो आक्रमण हुए फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन, रीशेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल मैप। हिंदू कुश माउंटेन जो इंडिया का नदन पार्ट है, इफ यू विल सी इट
looks like this, right? So यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है, अभी मैं मैप में भी आगे दिखाऊंगी. So यहाँ से जो आक्रमण हुए उसने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीशेप किया, एक अलग शेप दिया. नो डाउट इंडिया हैड सीन मच warfare in earlier periods, but the spate of invasion by people from outside the Indian subcontinent during this period was unprecedented. देखो इंडिया में ऐसा नहीं है कि वॉरफेयर पहले नहीं हुए, बहुत सारे वॉरफेयर, लड़ाइयां ये हमें पहले के समय में भी देखने को मिली, लेकिन ये जो इन्वेशन थे, आक्रमण थे, इस समय में जो हुए हैं वो ड्यूरिंग दिस पीरियड ये पहले जैसे नहीं थे. मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशियन. ये जो बहुत सारे आक्रमणकर्ता थे, जो आक्रमण करने आते थे, वो सेंट्रल एशिया से आते थे, जो अफगान वाला एरिया है या टर्की हम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उस एरिया से आते थे. दे वर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रेप्यूटेड रिचेस एंड फॉर टेरिटोरियल एम्बिशंस, बट ऑल्सो ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्जन ऑफ देयर रिलीजन. अब जैसे पहले जो इंडिया में लड़ाइयां हुआ करती थी, वो इंडिया में एक राजा दूसरे राजा पे कंट्रोल करना चाहता था और अपना एरिया बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो सब इंडिया के लिए ही, जैसे इंडिया में यहाँ एक राजा, यहाँ एक राजा है, यहाँ एक राजा है, इन लोगों ने आपस में लड़ाई की और जो जीतेगा वो उसका पूरे एरिया पे कंट्रोल हो जाएगा. लेकिन जब ये बाहर से लोग आक्रमण करने आने लगे, यहाँ सेंट्रल एशियन रीजन से इंडिया में आने लगे, आक्रमण करने लगे, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता था कि सिर्फ हमें अपना एरिया बढ़ाना है, इसके अलावा भी बहुत से रीजन हुआ करते थे. पहला कि वो जो इंडिया की रिचेस, मतलब जो बोला जाता था गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, मतलब यहाँ वेल्थ बहुत ज्यादा था, उससे लोग प्रभावित होकर आते थे कि खजाना लूटना है या लूटपाट के इरादे से. फिर टेरिटोरियल मतलब भूमि है ना, जमीन, उसको जीतने के इरादे से आते थे, लेकिन हमेशा स्प्रेड करने के लिए नहीं कि अपना एरिया, जैसे यहाँ पर ये लोग हैं, अब इस एरिया को जीत लिया तो ये इनके कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि जो उनका रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उसको भी वो यहाँ आए और फोर्सफुली, देखो यहाँ पर लिखा है फोर्स ऑफ वायलेंस, मतलब हिंसा के थ्रू लोगों के ऊपर अपना रिलीजन थोप दे या अपने वर्जन, जो उनका वर्जन है रिलीजन का, उसे स्प्रेड करे दूसरे पार्ट में जहां पर वो आक्रमण कर रहे हैं या इन्वेड कर रहे हैं. ठीक है. नाउ लेट अस नाउ एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. सो 11th सेंचुरी से शुरुआत हुई इन इन्वेशंस की, राइट, लेकिन 13th सेंचुरी के बाद क्या चीजें हुई, कैसे इंडिया का जो वो मैप है, लैंडस्केप है, वो चेंज हुआ, उसके बारे में जानेंगे. ये दो मैप यहाँ पर आपके बुक में दिए गए हैं. ये देखिए, ये इंडिया इस तरीके से कुछ पहले मैप था, है ना, ये वाला पूरा पार्ट, जैसे पाकिस्तान वाला पार्ट भी इंडिया में ही था पहले, यहाँ से ये आक्रमणकर्ता आते थे और जो हमने देखा कि बाकी की चीजें कि कैसे वो अपना धर्म फैलाना चाहते थे, जगह हड़पना चाहते थे और इंडिया की जो वेल्थ है उससे प्रभावित होकर आते थे, राइट. अब यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं. इमेजेस से हिस्ट्री को पढ़ना आसान हो जाता है, सो डोंट वरी अगर बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं या डेट्स आ रही हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. यहाँ जो मैप है, ये देखो, जो ब्लू रीजन है, ये क्या दिखा है, लोधी डायनेस्टी यहाँ पर एक्सपेंड थी, है ना, दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, ये जो जगह दी गई है. फिर ये जो लाइनिंग है, ये जो पूरा लाइन आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये तुगलक डायनेस्टी था. ठीक है. देन नेक्स्ट इज यहाँ पर दिया हुआ है ऑरेंज कलर से, ये वाला जो शेड है, ये ईस्टर्न गंगा टेरिटरी है, जो नरसिंह देव राजा थे उसके अंडर में ये एरिया आता था. ये धीरे धीरे हम आगे मैप में जानते जाएंगे. ठीक है. ये अलग अलग कलर से अलग अलग जो डायनेस्टीज थी या जिनका कंट्रोल था उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है. ठीक है. लिखा भी है यहाँ पर कि कंपैरिजन ऑफ टेरिटरीज अंडर तुगलक्स एंड लोडीज 13th to 15th centuries and regional powers in south and east. ओके. नाउ इस फिगर में आपको कुतुब मीनार दिया गया है, ये अ सेक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये यहाँ पर मॉस्क भी दिया हुआ है जो इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है. इट्स कंस्ट्रक्शन बिगिन इन कुतुबुद्दीन ऐबक्स टाइम, अर्ली 13th सेंचुरी. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था शुरुआत के 13th सेंचुरी के समय में, एंड बाकी के जो बाद के सुल्तान है उनके समय में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ. एक इंस्क्रिप्शन है वहां पर. इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो पत्थरों पर खुदाई करके लिखवाया जाता है हार्ड सरफेस पे, है ना. वो कहता है कि मटेरियल फ्रॉम 27 डिस्ट्रॉयड हिंदू एंड जैन टेम्पल्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, सम ऑफ विच कैन बी सीन हियर. अब इसका कहने का मतलब ये है, ये जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारे जो हिंदू और जैन टेम्पल तोड़े गए थे, क्योंकि जो मुगल्स आते थे या जो ये जो यहाँ से लोग आते थे, ये अपना धर्म फैलाना चाहते थे. तो वो क्या करते थे अपना धर्म फैलाने के लिए, जो हिंदू टेम्पल थे, जैन टेम्पल
पीपल थे जो इंडिया में पहले से लोग रह रहे हैं, हिंदू, जैन, है ना, तो इनके जो टेम्पल्स वगैरह थे, पूजा के स्थान थे, उनको तोड़ देते थे और उन्हीं की टूटी हुई चीजों को यूज करके ये कंस्ट्रक्शन करवाते थे। ये देखिए बेल वगैरह मंदिर में हमें देखने को मिलता है। सो ये सब यूज करके उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अभी हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो राइज हुआ और कैसे वो फॉल हुआ। सो वी बिगिन आवर जर्नी हियर विद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म्ड आफ्टर डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने रूल किया था ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ है हमारा और इधर वेस्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ये लगभग, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। 1192 में उनको हराकर और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिस सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन, द मामलक्स, द खलजीज या खिलजीज, द तुगलक्स, द सैयद एंड लोदीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, अब दिल्ली सल्तनत कोई एक लोग हैं वो आ गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 में और अपना शासन शुरू कर दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति आया वही हमेशा शासन करते जाएगा, इनके भी जो कॉम्पिटिटर होंगे इनसे लड़ेंगे, है ना, और अपना शासन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई वो हुई किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो टर्किक या अफगान लोग थे वो लोग आए थे, है ना, तो उसमें सबसे पहले आए थे मामलक। मामलक यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने की, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की ना वो स्लेव थे। स्लेव यानी जो दास थे ना, टर्किक और अफगान जो किंग वगैरह थे उनके जो दास थे, जो नौकर थे या स्लेव थे, उन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी, इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह भी पार्ट थे। ठीक है, इस डायनेस्टी के जो लोग थे मामलक या स्लेव डायनेस्टी कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई उसमें आए मामलक्स। ठीक है, मामलक्स, इन्हें हम ये स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। फिर आए यहाँ पर खिलजीज या खलजीज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसको हम खलजीज भी बोलते हैं। फिर आए तुगलक। ठीक है, तुगलक। देन उसके बाद कौन आए? तो उसके बाद आए सैयद एंड लास्ट में आए, यहाँ पे आप लिख लेंगे सैयद एंड लास्ट में आए लोधीज। ओके, सो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं डायनेस्टीज आए दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट के बाद। ओके, सो दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट किसने की? मामलुक या स्लेव डायनेस्टी ने। इसके बाद आए खलजी, फिर आए तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधीज। ठीक है, ये सारे कौन थे? टर्किक अफगान ओरिजिन के लोग थे और ये 5 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, ये पांचों आए, मामलुक, खलजी, तुगलक एंड लोधीज। सो डोंट कंफ्यूज विद नेम्स, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। आप कुछ निमोनिक भी बना सकते हैं, जैसे मामलक का M ले लिया, फिर K ले लिया, ये खलजीज का, फिर तुगलक का T ले लिया, सैयद का S ले लिया और लोधीज का L ले लिया। सो MKTSL करके याद कर सकते हैं, MKTSL ऐसे आप याद रख लेंगे तो नाम सारे याद आ जाएंगे। While certain parts of northern India came under control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as Eastern Gangas in the east and Hoysalas in south resisted its advance and also emerged as thriving centers of art, culture and administration। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी का हमने देखा एरिया, वहां पर तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत के ये जो 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज थे इन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन इंडिया के जो बाकी का पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ईस्टर्न गंगा रीजन जो ईस्ट में आता है, या साउथ में होयसाला जो है, वहां पर इन्हीं लोगों का शासन चला। मतलब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड नहीं हो पाई एंड ये जो इमर्जिंग सेंटर्स हुए किसके? आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के। कहाँ पर है? होयसाला और ईस्टर्न गंगा, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे दिया हुआ है होयसाला टेरिटरी, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल नहीं हुआ। Okay, now let's see the next. So
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। The city of Delhi also assumed a bigger role in political landscape of India. So जो दिल्ली जगह है, सिटी है, उसने बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडस्केप में इसमें रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया, या कह सकते हैं किसका इंपॉर्टेंट लोकेशन था। ठीक, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। सो सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंबाइंड विद एफर्ट्स टू एट टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो जो सल्तनत है, ये दिल्ली सल्तनत वाला जो समय था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। हमने देखा कैसे स्टेबिलिटी कब होगी, जब एक ही शासन होगा बहुत समय तक, तभी तो उन लोगों के लिए काम कर पाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज आ गई, मामलुक, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद, लोदी, यानी इंस्टेबिलिटी है, एक जैसा कुछ भी नहीं है, चेंज हो रहा है बार बार, है ना। इसकी वजह से किस चीज में रिजल्ट हुआ, अच्छा, और यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपनी अपनी जगह बढ़ाने के लिए, जमीन पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने के लिए वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं। दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन, बहुत सारे युद्ध होने लगे, मिलिट्री कैंपेन्स होने लगे, विलेजेस और सिटीज को रेड किया जाने लगा, लूटपाट की जाने लगी, है ना, प्लंडर, उनको प्लंडर किया जाने लगा, और मंदिरों को डिस्ट्रॉय और प्लंडर, यानी मंदिरों में बहुत सारा खजाना हुआ करता था पहले के समय में इंडिया में, सो उसे लूटपाट और मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा, है ना। एंड जो मंदिर थे वो भी, और सीट ऑफ लर्निंग, मतलब जहां पर हम कह सकते हैं जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां पर पढ़ाई की जगह हुआ करती थी, जहां से लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन जगहों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। सक्सेशन, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान, सक्सेशन यहाँ हमने देखा सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज, मतलब एक जो है उसकी जगह पर कौन आया, तो सक्सेसर कौन है, आगे का कौन है, जो नया सुल्तान अपॉइंट होता था वर ऑफन वायलेंट। पिछला जो है, अगला कब आएगा, जब वो इससे भी ज्यादा क्रूर होगा या ज्यादा पावरफुल होगा तभी आएगा। तो जितना ये कंट्रोल करता था उससे ज्यादा इसको कंट्रोल करना होगा, तभी जाके अपना शासन कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि जो नया सुल्तान अपॉइंट होता था वो और ज्यादा वायलेंस करता था। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रेडिसेसर्स। सो जो 2 ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने पावर सीज की, पावर अपने हाथों में ली, जो पुराने प्रेडिसेसर्स हैं, सक्सेसर मतलब आगे आने वाले, सक्सेशन, और प्रेडिसेसर मतलब पहले के जो हैं, उनको एलिमिनेट किया पावर का यूज करके, सो दैट अ सुल्तान्स एवरेज रेन वाज हार्डली मोर देन 9 इयर्स। सो एक राजा जो होता था ज्यादा से ज्यादा 9 साल, है ना, 9 साल ही लगभग राज कर पाता था, उसका समय 9 साल के लगभग होता था, राइट। तो सल्तनत मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टेरिटरी है ऐसी जगह जो रूल बाय सुल्तान, सुल्तान जिस पे शासन करे उसे सल्तनत कहते हैं। टाइटल दैट सम मुस्लिम रूलर्स अडॉप्टेड, सो मुस्लिम जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे, सुल्तान जिस जगह पे शासन करे उसे सल्तनत कहा जाता था। ओके, इंग्लिश में भी इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, सल्तनत, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो अच्छा, यहाँ पे कॉइन्स भी है, इसके बारे में हम यहीं पर देख लेंगे। लुकिंग एट फिगर 2.6, ये कॉइन दिया हुआ है। व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर, यही कॉइन यहाँ पर भी था, ये वाला, राइट। तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर में, कि ये अलाउद्दीन खिलजी का कॉइन है, ठीक है। सो कॉइन मिल्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी विच बियर्स द इंस्क्रिप्शन, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सिकंदर सानी और द सेकंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन, पारसी जो लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज में इसका मतलब है सिकंदर सानी, या फिर अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं उसके जैसा, ठीक है। सो ऐसा क्यों लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों लिखवाया है सिक्कों के ऊपर, क्या लगता है आपको। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं क्योंकि वो उसको, खिलजी को ये ऐसा लगता था, ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ एज पावरफुल कन्क्वेरर। जैसे अलेक्जेंडर को हम जानते हैं, सिकंदर महान के बारे में जानते हैं कि उसको कहा जाता है पूरी दुनिया पे उसका शासन हो गया था एक तरीके से। खिलजी जो है वो भी दिखाना चाहता था कि वो उतना ही पावरफुल है जितना कि सिकंदर महान था। एक्सपैंडेड सल्तनत थ्रू मेजर मिलिट्री कैंपेन, जैसे अलेक्जेंडर का एक मोटिव था कि वो अपने शासन को पूरे वर्ल्ड में फैलाए, है ना, जगह जगह मिलिट्री कैंपेन कर रहा था, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए मिलिट्री कैंपेन कर रहा था, इसलिए वो अलेक्जेंडर से खुद को कंपेयर कर रहा था। उसने मंगोल के इन्वेशन को डिफीट किया। मंगोल्स जो आते थे इंडिया में, जैसे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट हमने पढ़ा, तो यहाँ से जब मंगोल आक्रमण होते थे तो उसको भी खिलजी ने डिफीट किया, हराया। देन कंपेयर्ड हिज अचीवमेंट्स विद अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सोचता था कि जो सिकंदर महान है, अलेक्जेंडर जो है उसकी जैसी ही उसकी अचीवमेंट्स है, इसीलिए उसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा, मतलब सेकेंड अलेक्जेंडर। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। So at the turn of 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaigns over large area of north and central
sacking and plundering many cities. At the same time, he also repelled several invasions by Mongol force who were trying to add India to the Mongol Empire. It covered most of Asia at time. अब इसका मतलब क्या हुआ, जब 14th सेंचुरी जैसे ही आने लगी तो उसके आसपास अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी से था, उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए ताकि वो इंडिया के नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट जो है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, लेट्स से इस तरीके से, आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर, है ना, पूरा सही से ड्रॉ नहीं किया ये मैंने। सो जो नॉर्थ वाला पार्ट है इंडिया का, ये जो सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उस पर कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए, लूटपाट की सिटीज में, है ना। और उसी समय वो जो मंगोल फोर्सेस, मंगोल के जो लोग आक्रमण कर रहे थे, इन्वेजन करना चाह रहे थे, उस पर भी कंट्रोल किया। सो हु वर ट्राइंग टू एड इंडिया टू वास्ट मंगोल एम्पायर। सो ये जो मंगोल लोग आक्रमण करना चाहते थे, वो जो इनकी मंगोल डायनेस्टी है मान लो कहीं पर, तो उसमें इंडिया को मिलाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उनका जो इन्वेजन था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। हु वर ट्राइंग टू एड इंडिया टू वास्ट मंगोल एम्पायर, राइट। जो मंगोल एम्पायर है ये बहुत सारे एशिया का पार्ट उस समय कवर किया करते थे, तो वो चाहते थे एशिया को जो इतना बड़ा पार्ट है जिसे कि मंगोल एम्पायर कहा जा रहा है, सो ये मंगोल आकर इंडिया में आक्रमण करना चाहते थे ताकि वो इंडिया को भी इस मंगोल एम्पायर में मिला सके। Okay, I hope it is clear. So his slave general Malik Kafur expanded the, देखो मैंने ये जो मैप ड्रॉ कर रही हूँ ना इंडिया का, ये इस तरीके से, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, उस वक्त इंडिया का मैप ऐसा नहीं था, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं इरेज कर देती हूँ, इस तरीके से है इंडिया का मैप, राइट। तो वो वाला मैप सिर्फ अभी आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐसे ही बनाया। मंगोल आक्रमण इस तरीके से इधर से होते थे, तो खिलजी चाहता था इस पे कंट्रोल किया जाए। ओके, मंगोल आक्रमण क्यों करते थे, इंडिया के ऊपर इन्वेजन क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने मंगोल एम्पायर के अंदर इंडिया को भी शामिल करना चाहते थे। सो उस वक्त जो खिलजी था वो इनके अटैक्स को भी रोक रहा था, राइट। यही यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे रीड कर लेते हैं। सो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक स्लेव था दास, क्योंकि इस डायनेस्टी को हम क्या बोल रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी, है ना। सो हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर एक्सपैंडेड सल्तनत रीच साउथवर्ड कंक्वेरिंग सेवरल किंगडम्स ऑन द वे। देयर प्लंडर्ड वेल्थ हेल्प्ड फाइनेंस सल्तनत एनॉर्मस मिलिट्री fortress. He also attacked a number of Hindu centers such as श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। अब इसका एक स्लेव था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव यानी दास था, नौकर था, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर ने ये जो सल्तनत है खिलजी का, उसको साउथवर्ड, इंडिया के सदर्न पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी बढ़ाया। जो बहुत सारे किंगडम रास्ते में, वे में आते गए, उसको वो जीतते गया, कन्क्वेयर करता गया और उसको लूटा। फिर जो लूटपाट करते थे, प्लंडर मतलब होता है लूटपाट मचाना, है ना, लूटना। तो ये जो प्लंडर्ड की हुई जो वेल्थ हुआ करती थी, धन जो मिलता था, उससे फाइनेंस यानी पैसे मिला करते थे। किसको, ये जो सल्तनत है उसके जो मिलिट्री खर्चे हैं, जो लड़ाइयां हो रही है युद्ध में खर्चा भी तो होता है, उसको फाइनेंस करने के लिए, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ से आता था, तो जो राज्य जीते जाते थे, कन्क्वेयर किए जाते थे, उनमें लूटपाट करके पैसा लाया जाता था। और ये मलिक काफूर क्या दिया हुआ है कि इसने बहुत सारे हिंदू सेंटर्स जैसे कि श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम, ये जगह है, रामेश्वरम मंदिर वगैरह हैं, उनको इन्होंने अटैक किया। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक वर नीडेड टू मेंटेन एन आर्मी एंड वेज वॉर इन दोज डेज। उस वक्त लड़ाइयां होती होंगी तो क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ती होंगी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, हमें ग्रुप में डिस्कस करना है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर यानी खर्चे होते होंगे वो भी बताना है। वेपन्स कौन से यूज होते होंगे, जैसे वेपन से लेके फूड तक, सोल्जर से लेके एनिमल तक, है ना, ये सारी चीजें बताने। तो जैसे कुछ मैंने यहाँ पर आंसर्स दे दिए हैं। रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन एन आर्मी एंड वेज वॉर इन दोज डेज। आर्मी को मेंटेन करने में, वॉर लड़ने में उस वक्त क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे वेपन्स एंड आर्मर, लड़ाई के लिए हथियार जैसे तीर, कमान, स्पेयर्स, बोज, एरोज, ये सब चीजें। फिर शील्ड्स यानी ढाल, फूड एंड सप्लाईज, अनाज चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, टेंट्स चाहिए सोल्जर्स के लिए, एनिमल्स भी चाहिए, हॉर्सेस से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, है ना, हाथी, घोड़े, कैमल, ऑक्सन, ये सब चीजें। फिर सैलरीज चाहिए होती होंगी पेमेंट करने के लिए सोल्जर्स को। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स वगैरह बनवाने पड़ते होंगे ताकि ट्रूप, ये जो आर्मी वगैरह है, ये मूव कर सके, राइट। सो ये सारे कुछ खर्चे रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ
फ्यू डिकेड्स लेटर मोहम्मद बिन तुगलक, अब खिलजी डायनेस्टी गई, अब कौन आएगा? तुगलक, है ना। सो मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें हम तुगलक भी बोलते हैं, इन्होंने दिल्ली पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन है वो और ज्यादा बढ़ाया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर वन रूलर। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि एक राजा के अंदर या एक शासन के अंदर अब हमारे जो इंडिया उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है वो एक किसी एम्पायर के अंडर आ रहा था। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंट, इट प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लिव्ड। ये जो डोमिनेंस था, ये जो कंट्रोल था इतने बड़े एरिया पर, है ना, इतना जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत बड़े एरिया पे कंट्रोल था, वो कुछ ही समय के लिए था। सिग्निफिकेंट तो था, इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन कुछ ही समय तक रहा। क्यों? यहाँ पर लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम। जो ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक राजा आया मोहम्मद बिन तुगलक, राजा नहीं बोलते सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। एक सुल्तान आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी बहुत ज्यादा ऐसी स्कीम्स हुआ करती थी। एम्बिशियस नहीं बोलते हैं कि हम एम्बिशन रखते हैं कि ये बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी उसकी स्कीमें थी, बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड। प्लान्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन उनको पूरा बहुत गंदी तरीके से किया गया, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा और ये जो भी स्कीम्स थी सही से वर्क नहीं हुई और इनका शासन शॉर्ट लिव्ड रहा। ऐसे ही कुछ उसके प्लान्स थे, जैसे एक एग्जांपल दिया है, वन सच वाज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देन कॉल्ड देवगिरी। उस समय एक जगह है दौलताबाद, जो अभी हम जानते हैं दौलताबाद, उसका नाम था देवगिरी। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि वो जो अपनी राजधानी है, कैपिटल है, वो दिल्ली से मूव करके दौलताबाद ले जाएगा, है ना, देवगिरी, जो प्रेजेंट डे संभाजी नगर है वहां पर। परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, क्योंकि दौलताबाद का जो लोकेशन था वो पूरा जो इसका एम्पायर है उसके सेंट्रल जगह पे था, कि ये पूरे को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा अगर सेंटर जगह पे पोजीशन हुई तो। द पीपल वर फोर्स्ड to travel over 1,000 kilometers, and a few years later, as his plans misfired, he shifted the capital back to Delhi. अब इसने यहाँ पर कहीं मान लो शासन था पहले दिल्ली, अब वो कह रहा है कि दौलताबाद शिफ्ट होना। अब ये एरिया इतनी दूर है, लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, हजारों लोगों को हजारों किलोमीटर जाना पड़ रहा है, इतने सारे लोगों को। कुछ समय बाद ये जो प्लान था ये मिसफायर हुआ, उसके ऊपर ही भारी पड़ने लग गया। फिर से उसने अपने जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट कर ली, कैपिटल शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। अब क्या इसमें खर्चा नहीं हुआ होगा, इसमें क्या लॉस नहीं हुआ होगा? सो ये जो दोनों खर्चे हैं, वो ट्रांसफर्स रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। एंड अदर इंस्टेंसेस वाज, अब एक तो ये हमने पढ़ लिया, उसकी एक गलती क्या हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, कि उसने सोचा राजधानी को ही शिफ्ट कर देते हैं, कैपिटल को ही हम शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली से दौलताबाद तक। अब दूसरी क्या गलती हुई वो हम पढ़ेंगे। तो पहली गलती से हमने देखा क्या क्या नुकसान हुए, है ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ लाइफ का अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस। अब दूसरी गलती है, उसने सोचा एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना। जैसे पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे, तो अब सोना चांदी ये बहुत महंगा पड़ रहा था कॉइन्स बनाने के लिए, है ना। सो उसने क्या सोचा, एक टोकन करेंसी लॉन्च करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी वेयर चीप कॉपर कॉइन, जो सस्ते कॉपर के यानी तांबे के जो कॉइन थे उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये टोकन्स होंगे और हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर और गोल्ड कॉइन। जो पहले सिल्वर और गोल्ड के एक सिक्के हुआ करते थे उसकी जगह उसने कहा कॉपर के कॉइन चलेंगे। तो अब आपको लगता है जिन लोगों के पास सिल्वर या गोल्ड के कॉइन होंगे वो तो अपने सिक्के बचा कर रख लेंगे, उनको पिघला कर वो कुछ और बना सकते हैं, है ना। लेकिन कॉपर के कॉइन सस्ते हैं तो अब उनको यूज करेंगे, कोई देगा क्या अपने सिल्वर या गोल्ड कॉइन? नहीं। सो ऑल्दो दिस वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, ये अच्छा आइडिया तो था, जो कि हम आज के डेट में देखते हैं, हम सोने चांदी के सिक्के कहाँ चला रहे हैं। मोस्ट आर करेंसी टुडे इज एक्चुअली टोकन, एक टोकन करेंसी तो है, उसकी वैल्यू बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब 2000 का नोट है तो क्या उस पेपर की वैल्यू 2000 होगी? नहीं होगी। उस कागज को हम दे रहे हैं, 2000 का नोट तो है, लेकिन उस कागज को जब आप बेचोगे, एक पेपर के तौर पे बेचोगे, तो क्या वो 2000 रुपए किलो या ऐसे कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको हम कहते हैं टोकन करेंसी। मतलब जिस चीज से वो पैसा बना है, एक कागज से पैसा बना है, तो उस कागज की वैल्यू उतना ना हो जितना कि उस पे लिखा हुआ है, ठीक है, या उससे ज्यादा ना हो। जैसे सोने पे लिखा है मान लो कि 2000,
ठीक है, कि ये सोने का जो सिक्का है 2000 का है, तो क्या उस सोने को अगर मैं पिघला दूं और पिघला कर जो सोना बने, उस पे 2000 अब नहीं लिखा है क्योंकि वो तो पिघल चुका है, लिखा हुआ उस पे कुछ भी नहीं है, तो क्या इस सोने को, इतने सोने को मैं मार्केट में बेचूंगी तो क्या 2000 का बिकेगा? अगर 2000 का बिकेगा या उससे ज्यादा का बिकेगा तो लोग क्या करेंगे, इस सोने को पिघला कर और उसको दूसरे वे में यूज कर लेंगे, करेंसी के वे में नहीं यूज करेंगे। इसीलिए इनको हम टोकन करेंसी कहते हैं। जैसे आज का जो एक सिक्का है जो 2 रुपीस का कॉइन होगा, इस मेटल को आप पिघलाओगे तो वो 2 रुपए का बिक रहा है क्या या उससे ज्यादा का बिक रहा है क्या, तो ये चीजें मैटर करती है। ओके, सो उसने सोचा कि कॉपर कॉइन हम लॉन्च करते हैं, तो जिनके पास सिल्वर गोल्ड कॉइन थे वो क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये आइडिया तो अच्छा था लेकिन उस समय के हिसाब से ठीक नहीं था। At that time this created confusion in trade and encouraged people to counterfeit copper coins, all of which caused economy to decline। अब ये उस समय के हिसाब से ठीक नहीं था, जिसमें ट्रेड में लॉस हुआ क्योंकि लोगों ने क्या किया, काउंटरफीट किया कॉपर कॉइन्स को, गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनको रख लिया और बदले में कॉपर कॉइन्स को वो लोग यूज करने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उसके जो स्टेप्स थे कुछ नुकसानदेह स्टेप्स थे, तो ये आप याद रख सकते हैं बेटा। जब भी हम तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको क्वेश्चंस में आ सकता है। इसके 2 मेजर डिसीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से जो तुगलक डायनेस्टी है वो डिक्लाइन मोड में चली गई। पहला उसका डिसीजन है कि उसने कैपिटल को ट्रांसफर करना चाहा और दूसरा टोकन करेंसी को लॉन्च करना चाहा। ठीक है, अब पूछेंगे कैपिटल ट्रांसफर जो हुआ उसमें क्या नुकसान हुआ, तो रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज। और टोकन करेंसी के क्या नुकसान थे, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई जिससे ट्रेड को नुकसान हुआ और पीपल जो है वो एनकरेज हुए काउंटर फीट करने के लिए। काउंटर फीट मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली सिक्के लोग चलाने लगे, है ना, सोने चांदी के सिक्के रख के और कॉपर के जो कॉइन्स थे उनको वो लोग यूज करने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन। ठीक है, सो मोहम्मद बिन तुगलक के केस में ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं, सुल्तान्स एंड देयर कोर्ट एलाइट लिव्ड इन लग्जूरियस पैलेसेस। जो राजा हुआ करते थे यानी सुल्तान या जो उसके कोर्ट में मंत्री वगैरह हुआ करते थे वो लग्जरी लाइफ जीते थे, बहुत हाईफाई लाइफ जिया करते थे, उनके कपड़े बहुत एलाबोरेट होते थे, ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स और खाना बहुत अच्छा हुआ करता था। ये जो वेल्थ थी, दिस वेल्थ वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम प्लंडर फ्रॉम देयर मिलिट्री कैंपेन। ये जो युद्ध किया करते थे, उनकी आर्मी जो प्लंडर यानी लूटपाट करती थी उससे जो पैसा मिलता था उसी से ये लोग लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। और टैक्सेस लगाते थे कॉमन पीपल के ऊपर, है ना, लोगों से टैक्स वसूला करते थे। एंड कन्क्वेड रीजन, जिस एरिया को जीतते वहां पर टैक्सेस लगाया करते थे। एंड एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड एंड एनस्लेव्ड पीपल प्रोवाइड फ्री लेबर और वर सेंट अवे टू डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड। सो ये सारी चीजें जब वो किसी राज्य पे आक्रमण करते थे और उस एरिया को जीत लेते थे तो सबसे पहले लूटपाट, फिर वहां के लोगों पे टैक्स लगाते थे, ये मैं हाईलाइट करती हूँ, लूटपाट करते थे वहां के लोगों पे और जो जमीन जीती गई है उस एरिया में टैक्सेस लगाते थे। स्लेव ट्रेड होता था, दास ट्रेड, है ना, इसमें क्या होता था, लोगों को जिसके ऊपर कंट्रोल हो गया उसको फ्री लेबर करवाते थे, पूरी जिंदगी काम करवाते थे, या सेंट्रल एशिया जहां से वो लोग पहले आए हुए वहां पर बेच दिया करते थे लेबर यानी मजदूरी करने के लिए, उसके लिए उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। ओके, सो बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये जो प्लंडर है, लूटपाट है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इफेक्ट हुआ, नुकसान हुआ। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक ऑन सैक्रेड और रेवर्ड इमेजेस इन बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। जो सैक्रेड यानी पवित्र जो मूर्तियां हुआ करती थी इस समय में लूटपाट के दौरान, अटैक के दौरान इनको भी नुकसान पहुंचाया जाता था, जो बुद्धिस्ट, जैन या हिंदू टेम्पल्स वगैरह हैं उनमें जो मूर्तियां होती थी उसको। ओके, सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड not just by plunder but also by आइकोनोक्लाज्म। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको तोड़फोड़ करना है, बल्कि ये भी इनका मोटिव हुआ करता था आइकोनोक्लाज्म, जिसका मतलब है द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलेट्रस, मतलब जिसमें मूर्ति पूजा को वो लोग खंडन किया करते थे, क्योंकि जो इस्लाम है उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, राइट। तो हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जो मंदिर थे उसमें मूर्तियां हुआ करती थी, तो उसको वो लोग डिस्ट्रक्ट करते थे, नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोध में थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं।
है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ सुल्तानों ने तो टैक्स भी लगाया, जैसे जजिया एक उसका एग्जाम्पल है ना। तो ये किस पर लगाया, कैसे लगाया, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, सो इसको 2 या 3 पार्ट में चैप्टर को कवर कर लेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसके बाकी के पार्ट्स मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये चैप्टर्स, प्लीज लेट मी नो। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल for more such videos. Thank you so much.